बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी आज के डिस्कशन का आगाज करते हैं। हम अपनी पिछली क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 13 ग्रेविटेशन की बात कर रहे थे। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन और आज कुछ कॉम्प्लिकेटेड बातें आज हम कर सकते हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब मेरे साथ ही रहेंगे। चैप्टर है ग्रेविटेशन का और आज हमने डिफाइन करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अच्छा, अब यहां से आगे बातें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, इसलिए स्टे अटेंटिव, क्योंकि थोड़ी सी बातें जरा मुश्किल हो सकती हैं। अच्छा, हम हमेशा जब भी फोर्सेस की बात करते हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्सेस या फिर मैग्नेटिक फोर्सेस या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, तो वो फोर्सेस बाय नेचर दो तरह की होती हैं जी। एक तो अट्रैक्टिव हो सकती हैं और दूसरा रिपल्सिव हो सकती हैं। जो भी फील्ड फोर्सेस हैं वो हमेशा या तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हो सकती हैं या रिपल्सिव हो सकती हैं। इसके अलावा तीसरी और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इमेजिन करें कि अगर ये अर्थ है और ये एक ऑब्जेक्ट आपने अर्थ के करीब रखा हुआ है, तो अर्थ हमेशा इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, रिपल्सिव नहीं हो सकती। जबकि अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्सेस की बात करें, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस रिपल्सिव भी हो सकती हैं, यानी ये पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। या फिर अगर मैं इसके करीब एक नेगेटिव चार्ज रखूं, तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपने पास अट्रैक्ट करेगा। सो हमने ये देखा, यहाँ पर ये बात रियलाइज की कि फोर्सेस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकती हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, यहाँ पर आगे डिस्कशन हमारी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। ऑल राइट, इमेजिन मेरे पास एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है और मैं इसके करीब एक नेगेटिव चार्ज रखता हूं। ये नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिकली इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। In order to keep this negative charge at this position, I would have to apply a force. That means I would have to do something against the attraction of the positive charge. बिल्कुल इसी तरह अगर हम एक बड़े से मैस की बात करें, लेट्स से अर्थ की बात करें, और ये एक छोटा मैस अर्थ के पास रखा जाए जिसको हम पॉइंट मैस कहते हैं, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अब हमें अगर इस ऑब्जेक्ट को अपनी जगह पर ही रखना है, वी वुड हैव टू अप्लाई अ फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर मैं इस मैस वाले ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट दूं, यानी कि इसको बड़े मैस वाले ऑब्जेक्ट से दूर लेकर जाऊं, आई विल बी डूइंग सम वर्क अगेंस्ट द अट्रैक्शन। ध्यान से सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वर्क डन दो तरह के हो सकते हैं, जिस तरह फोर्सेस दो तरह के हो सकते हैं ना, अट्रैक्शन की फोर्सेस हो सकती हैं और दूसरा रिपल्शन की फोर्सेस हो सकती हैं। तो वर्क डन भी दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है अगेंस्ट और एक हो सकता है विद। जैसे अगर यहां पर मैं इस छोटे वाले ऑब्जेक्ट को बड़े ऑब्जेक्ट से दूर लेकर जाऊं, तो आई विल बी डूइंग सम वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। जबकि पॉजिटिव और चार्जेस के केस में ऐसा होता है कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव करीब रखे जाएं, ये पॉजिटिव खुद ब खुद मूव करता हुआ पीछे जाता है। तो इस तरह के वर्क को हम कहते हैं वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट। यानी जिस तरफ ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा हो, अगर ऑब्जेक्ट उसी तरफ मूव करना शुरू कर दे, तो उसको हम कहते हैं वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट जिस तरफ फोर्स लगा रहा हो और हमारा छोटा वाला मैस उसके ऑपोजिट मूव करना शुरू कर दे, तो इसको हम कहते हैं वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं,
देखते हैं, अगर आपके जहन में कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो प्लीज मुझसे बात करें। राइट, जस्ट टू रीआइट्रेट इट, मैंने बताया कि वर्क डन दो तरह के हो सकते हैं, एक अगेंस्ट द फील्ड हो सकता है और एक बाय द फील्ड हो सकता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होती है ना वो हमेशा अट्रैक्टिव होती हैं, ठीक है जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं, इट इज गोइंग टू बी द वर्क डन per unit mass to bring it from infinity to a point inside gravitational field. Work done per unit mass, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला है। यहां पर एक बात इंक्लूड कर रहा हूं, gravitational potential is always negative due to its attractive nature. अब ये बात बड़ी जरूरी है, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब है रिवायत है। जहां पर दो चीजें आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं ना, यानी उस फील्ड को हम अट्रैक्टिव फील्ड कहते हैं, और अट्रैक्टिव फील्ड का पोटेंशियल नेगेटिव होगा। और जो फील्ड्स रिपेल करती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके लिए रिपल्शन के केस में पोटेंशियल्स जो हैं वो पॉजिटिव कंसिडर किए जाते हैं। जैसे कि फोर्सेस दो तरह की होती हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं, रिपल्सिव भी हो सकती हैं। इसी तरह फील्ड्स भी दो तरह की होती हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं, रिपल्सिव भी हो सकती हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, इसीलिए उसका पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर एक फॉर्मूला आपके लिए स्टेट कर रहा हूं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला है नेगेटिव जी एम डिवाइडेड बाय आर। जी एम डिवाइडेड बाय आर, इसमें क्या क्या चीजें क्या हैं, मैं सारी बातें अभी बताने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास एक बहुत बड़ा सा मैस है, कोई प्लैनेट हो सकता है। ये मेरे पास एक छोटा सा पॉइंट है, लेट्स कॉल इट पी, और ये एक पॉइंट है, लेट्स कॉल दैट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी के ऊपर मेरे पास एक छोटा सा पॉइंट मैस मौजूद है। पॉइंट मैस बहुत ही छोटा है, निग्लिजिबल साइज है उसका, लेकिन मैस है। अब एट इंफिनिटी द ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। दैट मीन्स एट इंफिनिटी इट मस्ट हैव जीरो gravitational potential energy. At infinity, this bigger mass will not be able to apply any force on the smaller mass. क्योंकि आपको याद पड़ता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ना, वो जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होती है। अगर इन दोनों मैसेस के दरमियान का जो फासला है, मैं उसको आर इक्वल्स टू इंफिनिटी रख दूं, इफ आई प्लेस आर एज इंफिनिटी ओनली देन द फोर्स इज गोइंग टू बी जीरो। तो इसका मतलब है इंफिनिटी वाले पोजीशन पर पहुंचकर फोर्स भी जीरो है, और हाइट की वजह से एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। अब कितनी अजीब सी बात है, हमें तो याद पड़ता था कि हाइट जितनी ज्यादा होती जाती है उतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती जाती है, लेकिन क्योंकि इंफिनिटी के ऊपर उसके पास फोर्सेस जो है, फोर्स जो लग रही है ग्रेविटी की, वो जीरो है। दैट मीन्स अगर आप यहां से इसको छोड़ भी देते ना, तो ये मूव करके मैस की तरफ नहीं आ पाएगा, यानी कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, तो काइनेटिक में कन्वर्ट ही नहीं हो पाती। दैट इज व्हाई एट इंफिनिटी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज सेड टू बी जीरो। At infinity, the gravitational potential is said to be zero. As
no force applies on it. No gravitational force is applied on it. Acha, imagine that you move this mass slightly away from infinity. स्लाइटली मतलब नेग्लिजिबल फासला उसको इंफिनिटी से करीब कर देते हैं, मैस के करीब। अब क्या होगा, अर्थ इसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगी, खुद ब खुद खींचना शुरू कर देगी। क्या होगा, ये मैस मूव करते 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 इस पॉइंट पी तक आ सकता है ना। दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इटसेल्फ विल बी एबल टू पुल दैट टाइनी मैस टुवर्ड्स द बिगर मैस। सो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। That means the potential at this point, it's going to be negative, because at any distance smaller than infinity, अगर infinity पर जीरो है तो कोई ऐसा डिस्टेंस जो infinity से छोटा है, लॉजिक ये डिमांड करती है कि at any distance smaller than infinity, infinity के कंपैरिजन में कम होना चाहिए ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो जीरो जब इंफिनिटी पर है तो जीरो से छोटी वैल्यूज तो सारी नेगेटिव होती हैं। दैट इज व्हाई एट एनी पॉइंट एज एट इंफिनिटी द जीपी should have maximum value which is 0. So at any distance less than infinity, the gravitational potential should have less value than at infinity. So GP less than at infinity, which is at infinity it is 0. So GP should be negative. अब ये बात बड़ी अजीब सी है समझने के लिए, मैं एक दफा फिर से आपके लिए स्टेट करता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। इन्फिनिटी पर जब मैस पड़ा होगा ना, तो इन्फिनिटी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्सेस तो एक्ट ही नहीं करती। दैट इज व्हाई एट इन्फिनिटी देयर विल बी नो ग्रेविटेशनल फोर्स, सो नो ग्रेविटेशनल एनर्जी। जब नो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इटसेल्फ विल बी जीरो। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द एनर्जी पर यूनिट मास या वर्क डन पर यूनिट मास। इंफिनिटी पर अगर कोई फोर्स ही नहीं है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी कोई नहीं इंफिनिटी पर। अब इंफिनिटी चूंकि सबसे बड़ा डिस्टेंस है, उससे छोटे डिस्टेंसेस पर उतनी ही एनर्जी होनी चाहिए या उतनी ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होनी चाहिए जितनी इंफिनिटी पर से कम होगी। लेट मी रीफ्रेज दैट। अगर मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी पर होनी चाहिए तो इंफिनिटी से छोटे फासलों पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू उस वैल्यू से छोटी होनी चाहिए जो इंफिनिटी पे है। एक दफा फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके वालिद साहब की जितनी भी सैलरी हो, बच्चों की पॉकेट मनी तो उससे कम ही होगी ना। सो इन्फिनिटी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जितनी भी वैल्यू हो, उससे छोटे डिस्टेंसेस पर इन्फिनिटी वाली वैल्यू से छोटी वैल्यूज होनी चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी पर पहुंचकर वैल्यू ही जीरो है। सो एट ऑल वैल्यूज लेस देन इन्फिनिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल शुड हैव स्मॉलर वैल्यू देन जीरो। अब जीरो से छोटी वैल्यूज तो नेगेटिव होती है ना। तो इस आइडिया को यहाँ पर इंक्लूड करने के लिए हमने फॉर्मूला के अंदर ये नेगेटिव साइन इंक्लूड किया था। m is the mass of the planet, r is the distance from the planet, and g is gravitational constant. This phi is gravitational potential.
यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, देखते हैं जी अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड। All right, so the next concept that I'm going to describe for you, it is the gravitational potential energy. नाम से तो आप वाकिफ हैं। ये नेगेटिव साइन यहां पर सिग्निफाई करता है, signifies the attractive nature of gravitational fields। ये नेगेटिव साइन हमें ये बताता है जिस चीज का भी पोटेंशियल अगर नेगेटिव है, इसका मतलब है कि वो अट्रैक्ट हो रहा है। इस नेगेटिव साइन की यही सिग्निफिकेंस है कि ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को सजेस्ट करता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, यानी नेगेटिव जी एम डिवाइडेड बाय आर, इसका मैं मॉड्यूलस ले लूं, तो फिर ये नेगेटिव साइन इग्नोर हो जाएगा। दैट मीन्स दिस वे आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, only talking about the magnitude, mag मतलब magnitude। so gravitational potential energy चूंकि ये होती स्केलर है, तो इसलिए मैं यहां पर मॉड्यूलस लेने के बाद ये फॉर्मूला स्टेट कर रहा हूं। ये नेगेटिव साइन इग्नोर नहीं किया जा सकता, इट्स नॉन नेगोशिएबल, वी ऑलवेज हैव टू इंक्लूड इट, बट बिकॉज एनर्जीज आर स्केलर्स, दैट्स वाई उसका अट्रैक्टिव रिपल्सिव से ताल्लुक नहीं है। तो मैं नेगेटिव साइन को यहां पर इग्नोर करने के लिए सिर्फ मॉड्यूलस लेने के बाद वाली वैल्यूज यूज कर रहा हूं। रिकॉल करता हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी एम डिवाइडेड बाय आर है, और इसके अलावा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बाय डेफिनेशन होता है वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट मास। मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा सिर्फ, और कुछ भी नहीं करूंगा, इक्वेट करूंगा। वर्क डन पर यूनिट मास इक्वल्स टू जी एम डिवाइडेड बाय आर। ये एम क्या है? ये है मास ऑफ प्लैनेट। ये आर क्या है? आर है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ प्लैनेट। ये स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइनी ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू क्या है? ये है वर्क या फिर एनर्जी। इसमें से सिर्फ डब्ल्यू ही है जो एनर्जी के साथ रिप्लेसेबल है, तो इसलिए मैं डब्ल्यू को, डब्ल्यू की जगह पर स्मॉल कैपिटल यू लिख रहा हूं, और बाकी सारी चीजें मैं अरेंज कर देता हूं ऑन द राइट हैंड साइड। ये एम जो यहाँ डिवाइड हो रहा था वहां जाके कैपिटल एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस ये आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ओनली मैग्नीट्यूड। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ओनली मैग्नीट्यूड। अगर वो नेगेटिव साइन फिर से यहां शामिल कर दूं, तो ये नेगेटिव साइन हमें बता रहे हैं कि ये अट्रैक्टिव फील्ड की वजह से ये एनर्जी की वैल्यू है, अट्रैक्टिव फील्ड की वजह से। जब इलेक्ट्रिक फील्ड्स में बात करेंगे रिपल्सिव फील्ड्स की, तो वहां पर ये नेगेटिव साइन बिल्कुल नहीं शामिल होगा। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, देखते हैं अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज गो हेड। ओके, आई एम ग्लैड मेरी सारी बातें सबको समझ आ रही हैं। यहाँ पर अगली बात मैं आपको बताने लगा हूँ, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, नाम से पता लग रहा है एस्केप वेलोसिटी, किसी तरह से एस्केप करना है। एक्चुअली एस्केप वेलोसिटी अगर डिफाइन करें, इट्स गोइंग टू बी द वेलोसिटी गिवन फॉर एन ऑब्जेक्ट टू overcome the effect of
ग्रेविटेशनल attraction and stay in a stable orbit। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इमेजिन करें कि ये अर्थ की कर्व्ड सरफेस है, यहाँ पर ना ये एक कैनन कैनन है। होपफुली समझते हैं कैनन क्या होती है। कैनन है एक तोप। तोप में से एक बॉल को फायर किया जाता है कुछ इस तरह से। लेट्स से फायर करते हैं तो स्पीड दे दी इसको 10 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा, ये ऐसे करके थोड़ी सी ऊपर जाएगी, फिर वापस नीचे आ जाएगी, जमीन इसको अपने पास खींच लेगी। हम चाहते हैं कि ये और दूर जाए, तो हमने इसी कैनन बॉल को और ज्यादा स्पीड दे दी, लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड और दे दी। तो क्या होगा, ये और ऊपर तक जाएगी, फिर थोड़ा और आगे जाके वापस नीचे आ जाएगी, है ना। अब एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि हमें उसको इनिशियली और कितनी स्पीड दे देनी चाहिए कि ये ऐसे ऊपर जाए और फिर उसके बाद नीचे आए, लेकिन अर्थ के कर्वेचर के साथ साथ ही ये कर्व करना शुरू कर दे। दैट मीन्स कि ये इसको इनिशियली कितनी काइनेटिक एनर्जी दें कि ये फिर सारी की सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए और वो फिर अपनी हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ चेंज ना कर पाए। ये एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है कि मिनिमम कितनी स्पीड दी जाए कि ये ऑब्जेक्ट वापस आने की कोशिश तो करे, लेकिन चूंकि उसके पास एक टेंजेंशियल स्पीड है, इसकी वजह से वो अर्थ के पास आने की बजाय अर्थ की सराउंडिंग में सर्कल में घूमना शुरू कर दे। ये सवाल है, ये कॉन्सेप्ट है एस्केप वेलोसिटी का। एस्केप वेलोसिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। शुरू की जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है इनिशियली, अगर हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट हवा में जाए और हवा में जाके अर्थ से एक खास फासले पर पहुंचे और फिर वो फासला तब्दील ना हो, तो हमें उस ऑब्जेक्ट को कितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देनी है। फासला तब्दील ना होने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट हैज नाउ एंटर्ड अ स्टेबल ऑर्बिट। स्टेबल ऑर्बिट का मतलब है कि अब वो वापस जमीन के करीब नहीं आ रहा। ठीक है जी। अगर एक कांस्टेंट हाइट पर मौजूद है, इसका मतलब यही हुआ ना कि जितनी काइनेटिक दी थी वो सारी ऊपर जाके जीपीई में कन्वर्ट हो गई, अज्यूमिंग कोई एनर्जी लॉस इन एयर नहीं है। शुरू में दी गई काइनेटिक एनर्जी उसी ने फिर ऊपर जाते जाते ऑब्जेक्ट की जीपीई में कन्वर्ट होते जाना है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली इक्वल्स टू जीपीई फाइनली। शुरू की काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², और जीपीई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला बनाया हमने। सिंबल यू इस्तेमाल किया, जरूरी नहीं है यू ही इस्तेमाल हो। नेगेटिव साइन सिर्फ अट्रैक्शन को शो करता है। मैं नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दूं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड मेरे पास आ जाएगा। यहां से ये m और ये m कट गया, यहाँ से v² फिर बनता है 2gm/r। स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइडों पर, तो ये बन जाएगा एस्केप वेलोसिटी इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r। m मास ऑफ द प्लैनेट है, r ऑर्बिटल रेडियस है, ऑर्बिटल रेडियस यानी कि आप कितनी हाइट पर ऑब्जेक्ट को एक स्टेबल ऑर्बिट देना चाहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल रेडियस। ठीक है जी। अब लेट्स से मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो और ऑब्जेक्ट है ना जिसको मैंने फेंकना है, ये लेट्स से 1000 किलोमीटर की हाइट पर रहे। ठीक है, हमें पता है अर्थ का जो ऑर्बिट है ना वो 6400 किलोमीटर है। मैं इसमें 1000 मीटर और ऐड कर देता हूँ, तो ये मेरे पास 6400 किलोमीटर प्लस 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर और ऐड कर देते हैं।
तो और वो मैं यहाँ आर की जगह पर डालूंगा, एम की जगह पर मैं सिर्फ मास ऑफ द प्लैनेट डाल दूंगा, तो मेरे पास वी आ जाएगा। वी क्या चीज है? वी वो स्केप वेलोसिटी है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को जिसको मैं 1000 मीटर की बुलंदी पर रखना चाहता हूं ऑर्बिट में, इसको इनिशियली कितनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा, ये वो स्पीड है। ये आपको डिराइव करने को आता है 3 नंबर के लिए। एस्केप वेलोसिटी की लॉजिक एक दफा रिपीट करता हूं। ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाना चाहिए कि वो एक सर्टेन हाइट पर पहुंचकर वो ऑर्बिट ऑब्टेन कर ले। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स 42,000 किलोमीटर की हाइट पर होती हैं, लेट्स से इतनी हाइट पर होती हैं, मुझे क्लियरली याद नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे, हम ये 42,000 किलोमीटर के अंदर अर्थ का रेडियस शामिल करेंगे, क्योंकि ये सारे फासले जो है ना, ये अर्थ के सेंटर से मेजर किए जाते हैं। अर्थ का रेडियस इसमें ऐड करें, रेडियस ऐड करने के बाद इस स्मॉल आर की जगह पे डाल दें, एम की जगह अर्थ का मास डाल दें, तो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी सैटेलाइट को कितनी स्पीड से फेंका जाना चाहिए कि वो फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंच जाए, यानी उस ऑर्बिट में पहुंच जाए जहां पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मूव करती हैं। इस रिजल्ट का ना एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें कहीं पर भी फेंके जाने वाले ऑब्जेक्ट का मास शामिल नहीं है। कैसी खूबसूरत बात है। ये जो कैपिटल एम है ना, ये प्लेनेट का मास है, फेंके जाने वाले ऑब्जेक्ट का मास नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि आप चाहे कोई हाथी फेंकें, चाहे कोई गेंद फेंक दें, चाहे कोई गाड़ी उठा के फेंकें, चाहे किसी बंदे को फेंकना चाहें, जितना मर्जी बड़ा मैस हो या जितना मर्जी छोटा मैस हो, अगर उसे एक स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंचना है तो उसके लिए उसका मैस इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी। आपकी मालूमात के लिए अर्ज करते चलें कि 11 किलोमीटर पर सेकंड ये वो स्पीड है जिससे इन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को फेंका जाता है। 11 किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर नहीं है, 11,000 मीटर्स पर सेकंड। इतनी ज्यादा रफ्तार से किसी चीज को फेंकते हैं तो वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंचता है। ये ऐसी आपकी मालूमात के लिए मैंने अर्ज किया। ठीक है जी। यहाँ पर देखते हैं, अगर आपके जहन में कोई कंफ्यूजन आ रही है तो प्लीज मुझे बताएं। ऑलराइट, सो हम अपनी डिस्कशन को यहीं पर आज कंक्लूड करते हैं। दिस इज प्रीटी मच द इंटायर चैप्टर दैट आई रिमेंबर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एक दफा दिखाऊंगा, वील रिकॉल देम। फिर उसके बाद मैं सिलेबस कंटेंट भी एक दफा आपके साथ शेयर कर दूंगा, चेक कर लेंगे कि हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं या नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कुछ पास पेपर क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास उसी स्केड्यूल्ड टाइम पर ही होगी, 4:20 PM, अनलेस कोई अनएक्सपेक्टेडली लाइट ना चली जाए या कोई और मसला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अल्लाह हाफिज।